नमस्कार, आदाब, बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का। डीबी लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहद। तो 5 राज्यों में जो ये चुनाव हुए हैं और अब सिर्फ एक राज्य बचा है तेलंगाना, जहां पर 30 तारीख को वोटिंग होने जा रही है। ये बहुत कुछ बताने वाला है। ये बताने वाला है कि देश सियासत किस तरफ जाने वाली है। क्या एक बार फिर से जो राम मंदिर की सियासत है या सांप्रदायिक सियासत है, उस पर एक बार फिर से लोग क्या वोट कर सकते हैं? 9.5 साल की एंटी इनकम्बेंसी जो है केंद्र की, क्या वो राज्यों पर भारी पड़ सकती है? या कांग्रेस ने, जिस तरह से इसको नई कांग्रेस कहा जाता है, जो उसने अपने लिए मेहनत की है, राहुल गांधी ने जो मेहनत की है, भारत जोड़ो यात्रा के बाद जो एक पूरा कांग्रेस का रिवाइवल हुआ है, उसके कार्यकर्ता में एक नई तरह की जान नजर आती है, उसके वोटर्स में एक नया तरीके का जोश जो नजर आता है। और इसीलिए जो कांग्रेस कॉन्फिडेंट नजर आ रही है कि 5 राज्यों में जो चुनाव हुए हैं उनमें से उसे 3 से 4 राज्यों में उसे जीत मिलेगी। तो ये कॉन्फिडेंस किस वजह से है? और क्या जो सामाजिक न्याय, सामाजिक बराबरी की जो एक तरह से एक नई बहस शुरू हुई है, जातिगत जनगणना को लेकर जो बात कही जा रही है, जो बिहार ने करके दिखा दिया है, और जिसकी बात राहुल गांधी लगातार करते हैं कि जिसकी जिसकी जितनी जनसंख्या उसकी इतनी हिस्सेदारी, इसको मंडल 2 के नाम से भी कुछ लोग इसको मंडल 2 भी कह रहे हैं, कुछ विश्लेषक। तो क्या सियासत जो पूरी है, चाहे 5 राज्यों की हो या फिर आगे आने वाले 2024 के लोकसभा के चुनाव, क्या ये तय करेंगे कि देश आगे किस तरफ जाएगा? क्या उसको अपने लिए वेलफेयर स्कीम्स चाहिए, जो वेलफेयर स्टेट का एक ख्वाब लगातार कांग्रेस दिखा रही है, क्या उस तरफ देश जाता हुआ नजर आ रहा है? ये जो 5 राज्यों के जो चुनाव हुए हैं और 3 तारीख को जो रिजल्ट आने हैं, ये बहुत कुछ तय करेंगे। हुए तो ये स्टेट के इलेक्शंस हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं 2024 के लिए भी एक जमीन तैयार कर रहे हैं और 2024 की राजनीति की पटकथा भी लिखेंगे। ये मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि जिस तरह के मुद्दे उठाए गए हैं इस पूरे 5 राज्यों के चुनाव में, उनमें से ज्यादातर मुद्दे ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं जो केंद्र की सियासत है उसकी तरफ जाते हैं। चाहे राम मंदिर की बात नरेंद्र मोदी करें, जिसको कह रहे हैं कि 22 तारीख को उसके कपाट खुलेंगे, और हमने तारीख, राहुल बाबा पूछते रहते हैं, हमने तारीख भी बता दी और समय भी बता दिया। या दूसरी तरफ हम कांग्रेस की बात करें तो जातिगत जनगणना, सामाजिक न्याय, सामाजिक बराबरी, वेलफेयर स्टेट की जो बात कर रही है, ये तमाम वो मुद्दे हैं जो 2024 तक जिंदा रहेंगे और इस पर चुनाव लड़ा जाएगा या फिर मुद्दे बदलेंगे। 5 राज्यों के जो चुनाव के नतीजे हैं ये बहुत कुछ तय कर देंगे। और इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ बेहद खास मेहमान, वरिष्ठ पत्रकार राकेश अचल जी जुड़ गए हैं। उनसे हम इसकी बारीकियों को हम समझेंगे और जानेंगे। राकेश जी, बहुत बहुत स्वागत, इस्तकबाल आपका। मेरा सवाल आपसे ये है कि वो तो ये स्टेट के चुनाव हो रहे हैं, लेकिन क्या आपको लग रहा है कि ये स्टेट के चुनाव के नतीजे और जिस तरह से पूरा इलेक्शन कैंपेन हुआ, लड़ा गया, एक ही राज्य अभी बचा है 30 तारीख को जहां पर वोट होंगे, ये कहीं ना कहीं ये बताएगा कि 2024 का चुनाव भी अब कैसे लड़ा जाएगा और किन मुद्दों पे लड़ा जाएगा? हाँ, धन्यवाद मिश्रा जी। देखते इस समय जो 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हुए हैं, इनकी टाइमिंग कुछ ऐसी है जो कि ये निर्धारित करने के लिए बहुत आसान हो गया है कि जो अगला लोकसभा चुनाव 2024 में आज से 8 महीने बाद होना है, उसकी दशा और दिशा क्या हो। पिछले 3 महीने से, बल्कि पिछले 6 महीने से इन 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों को लेकर के केंद्र में सत्तारूढ़ जो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी और प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेस लगातार मेहनत कर रहे थे और लोगों ने अपने अपने तरीके से जो था चुनाव का जो रास्ता था वो तय करने की कोशिश की। एक तरफ जो आपने शुरू में प्रस्तावना में कहा, लोक कल्याणकारी राज्य की बातें हुई, जनता से जुड़े हुए मुद्दों की बातें हुई, और दूसरी तरफ भावनात्मक मुद्दे, धार्मिक मुद्दे, सांप्रदायिक मुद्दे, जातीय मुद्दे, जो कि पहले बहुत चल चुके हैं। 2014 से लगातार इनका इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद नए जो जनता से जुड़े मुद्दे थे उन पर बात नहीं हुई भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। इसलिए आप देखेंगे कि जितने भी राज्य, 5 राज्यों में मिजोरम को छोड़ दीजिए क्योंकि वो एक पूर्व का राज्य है और वहां पर दोनों दलों ने कोई बात नहीं की, तो इस लिहाज से इन बाकी के जो 4 राज्यों में जो मुद्दे चर्चा में रहे, वो हमें उस लोक कल्याणकारी राज्य की कल्पना ही ओर ले जाते हैं जो संविधान बनाते समय इस देश ने तय किया था। तो आप देखेंगे कि निश्चित तौर पर
इन पांचों राज्यों के चुनाव जो नतीजे आएंगे वो ये तय कर देंगे कि ये देश कौन से रास्ते पर जाना चाहता है। उसे विकास का रास्ता पसंद है या धर्म, आस्था या दूसरे जो जातीय आधार है उनका रास्ता पसंद है। जी, बिल्कुल। लेकिन इन पांच पांच राज्यों की अगर हम बात करते हैं, इन पांच राज्यों में आप क्या कुछ देख रहे हैं? राजस्थान की खास तौर पे बात करें तो अभी भी लोगों को लग रहा है कि राजस्थान ने जिस तरह से वोट कर दिया है, अब उसने और ज्यादा चौंका दिया है। अभी भी आप ये देखें कि लगातार जो है राजस्थान ही ट्रेंड कर रहा है। लोग अभी इसी पर ही चर्चा कर रहे हैं कि जो वोटिंग पैटर्न है उसी पर ही चर्चा की जा रही है। और आपको क्या लग रहा है कि क्या जो कॉन्फिडेंस है कांग्रेस का, कि उसको अभी भी लगता है कि वो राजस्थान में अपनी सरकार बना लेगी? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के लिए तो बहुत कॉन्फिडेंट है, और तेलंगाना में भी उसके लिए बहुत चौंकाने वाले या उसके लिए अभूतपूर्व एक तरह से नतीजे आ सकते हैं, इस तरह की उम्मीद दिख रही है। आपको क्या लग रहा है? देखिए, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की अपनी सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, तो वहां मध्य प्रदेश में उसकी स्थिति बहुत आसानी से समझी जा सकती है कि पिछले 3 साल में भारतीय जनता पार्टी समाज कल्याण या समाज कामकाज में लगने की बजाय पूरे 3 साल सत्ता संतुलन में लगी रही। जो नए लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक और खुद सिंधिया, तो उनके बाद जो पार्टी में असंतोष और असंतुलन पैदा हुआ, उसे बनाने में ही सरकार का पूरा वक्त निकल गया। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी को वहां तो सबसे बड़ी चुनौती थी ही। दूसरे, इन हमारी सीमा से लगा जो राजस्थान की बात आप कर रहे हैं, इन राजस्थान और मध्य प्रदेश में समानता ये रही कि दोनों में भारतीय जनता पार्टी ने अपने जो आजमाए हुए चेहरे थे, जिन्होंने बरसों बरस सत्ता में रह करके भारतीय जनता पार्टी को ताकतवर बनाया था, उन पर अचानक अविश्वास किया, उनको दरकिनार कर दिया। शुरू के पहले जो हफ्ते थे उनमें न मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह को तवज्जो दी गई और न ही राजस्थान में वसुंधरा राजे को। शिवराज सिंह मौजूदा मुख्यमंत्री है और वसुंधरा राजे पूर्व मुख्यमंत्री है, लेकिन दोनों ने अपनी क्षमताओं से इन दोनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को एक नई शक्ल दी थी। तो इस एन मौके पर इन दोनों की उपेक्षा से भाजपा का गणित बिगड़ा। और कर्नाटक में जो हाल ही में कांग्रेस को नतीजे मिले, कांग्रेस सत्ता में वापस आई और जिन मुद्दों को लेकर के, जिन गारंटियों को लेकर के सत्ता में वापस आई, उनको इन बाकी के 3 राज्यों में, छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, जनता ने बहुत एप्रिशिएट किया, बहुत आसानी से इनकी ओर आकर्षित हुई। जबकि राजस्थान में क्योंकि कांग्रेस की सरकार ने 5 साल में वो सब काम किया जो मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार नहीं कर पाई, इसलिए राजस्थान में कांग्रेस का मनोबल अभी भी बढ़ा हुआ है। हालांकि चुनाव प्रचार के अंतिम 3 दिनों में भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत झोंक दी और मुद्दों को डाइवर्ट करने की कोशिश की। तो मुझे लगता है कि देखिए, इन तीनों राज्यों में, तेलंगाना में तो कल मतदान होगा, इन तीनों राज्यों में ऊंट की करवट को लेकर के तमाम आशंकाएं बनी हुई हैं, लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि यहाँ पर कांग्रेस आ रही है, और अगर नहीं आती है तो ये आप समझ लीजिए कि राजनीति का एक ऐसा चौराहा होगा जहां से आगे का रास्ता साफ नहीं दिखाई देगा आने वाले दिनों में। एक हाइपोथेटिकल ये सवाल, राजस्थान में अगर मानिए कि भारतीय जनता पार्टी अगर सरकार बनाने में कामयाब रहती है, तो क्या उसके हौसले और बुलंद हो जाएंगे 2024 के लिए? क्योंकि उसको ये लगेगा कि जहां सिर्फ 9% मुसलमान हो, वहां पर अगर उनका कम्युनल एजेंडा चल सकता है, तो उनका 2024 में उनको लगेगा कि जाहिर सी बात है उनके लिए उम्मीदें बढ़ जाएंगी, क्योंकि वेलफेयर स्कीम्स राजस्थान में अशोक गहलोत की इस तरह की रही कि उसको एक नजीर के तरीके से देखा जाता है। और उन्होंने 1-1.5 साल में जितना प्रचार प्रसार किया, वो तमाम चीजें की जो एक राजनेता को करनी चाहिए, वो तमाम चीजें उन्होंने की अशोक गहलोत ने। और कोई बिना कोई छुपा के नहीं, बल्कि खुलकर उन्होंने वो सब कुछ किया। तो आपको लग रहा है 2024 के लिए उसके हौसले और बुलंद हो जाएंगे कि राम मंदिर या इस तरह की जो सियासत, वो लगातार जो उसने हमास, तालिबान सबकी बात की, कन्हैया लाल से लेकर सबका जिक्र किया, वो सब उसे और मुखर होकर 2024 में उठाएगी?
आपकी आवाज। भारतीय आवाज नहीं आ रही? हेलो? जी अब आ रही है। हेलो? जी आ रही है, आ रही है, अब आ रही है। हाँ, जी तो अभी आ रही है। ये जो प्रश्न ये आपने जो प्रश्न किया है, ये हाइपोथेटिकल प्रश्न नहीं है, ये एक हकीकत का है भारत। लेकिन इसके पहले आपको ये ध्यान रखना होगा कि न नौमन तेल होगा न राधा नाचेगी। भारतीय जनता पार्टी को जश्न मनाने के लिए जिस तरह से नए राज्यों की जरूरत है, क्योंकि अभी तक जितने चुनाव हुए हैं एक पूरी सीरीज है उसकी, पंजाब से लेकर आप कर्नाटक तक आ जाइए, तो लगातार भारतीय जनता पार्टी को पराजय का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में अगर इन 5 राज्यों में से कोई भी एक राज्य भी अगर भारतीय जनता पार्टी को मिलता है तो वो जश्न मनाएगी, उसका आत्मविश्वास खोया हुआ वापस लौटेगा। लेकिन ऐसा होने नहीं जा रहा है। वजह यह है कि देखिए 9% मुसलमानों का सवाल नहीं है। इस समय जो जिस तरह से ये सांप्रदायिकता के अलावा जातियों से भिड़ाने की कोशिश की जा रही है, सनातन और गैर सनातन की बात की जा रही है, इससे लोगों में भारतीय जनता पार्टी के प्रति जो व्यामोह था वो टूट। और जनता पार्टी के पास पिछले 6 महीने में एक भी मुद्दा, जितने मुद्दे उसने तैयार किए थे, एक भी मुद्दा चला नहीं। सबसे आखिरी मुद्दा जब संसद का विशेष सत्र आपको याद हो बुलाया गया था, तो लोगों को लगा था कि उस समय मणिपुर चल रहा है और देश की सरकार मणिपुर पर बात करने वाली है। लेकिन हुआ उल्टा, उसमें मणिपुर के बजाय नारी शक्ति वंदना एक विधेयक कानून बनाया गया, जिसको कहते हैं, उस कानून का बहुत हल्ला किया गया जब तक ये चुनाव की तारीखें घोषित नहीं हुई थी। लेकिन पिछले जब तक जितना चुनाव प्रचार अभियान इन 5 राज्यों में चला, भारतीय जनता पार्टी के किसी एक नेता ने महिला आरक्षण विधेयक की बात नहीं की, कानून की बात नहीं की, इसका श्रेय लेने की कोशिश नहीं की। क्यों नहीं की? क्योंकि मुंह में राम बगल में छुरी। आपने कानून बना दिया, लेकिन जब टिकट वितरण की बात आई तो आप जो रवैया महिलाओं के साथ पहले रखते थे वही सामने आया। आपने बल्कि महिलाओं की उपेक्षा की कोशिश की। मध्य प्रदेश में उमा भारती पूर्व मुख्यमंत्री थी, उनको चुनाव प्रचार अभियान समिति तक में नहीं रखा, उनको पूछा नहीं। राजस्थान में वसुंधरा राजे थी, वसुंधरा राजे को एक किनारे करके एक दूसरी महारानी को लेके आ गए। तो ये जो भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चरित्र था, जनता ने देख लिया है। और इसलिए मुझे बार बार लगता है कि इन 5 राज्यों के चुनाव में कोई चमत्कार हो जाए तो भारतीय जनता पार्टी सत्ता में लौट सकती है। अन्यथा जनता का जो मूड हमने टटोला है वो परिवर्तन का दिख रहा है, और साफ तौर पर इसमें किसी को संदेह नहीं होना चाहिए। तेलंगाना में भी आप देखेंगे जो हवा है, वहां पर भारतीय जनता पार्टी का कोई वजूद नहीं। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का भी कोई वजूद नहीं है। राजनीतिक दल के तौर पर या तो केसीआर की अपनी पार्टी है और या फिर कांग्रेस है। कांग्रेस एक सर्वव्यापी राष्ट्रीय दल है, इसमें किसी को संदेह नहीं होना चाहिए। भले ही पिछले 10 साल से इस देश को कांग्रेस विहीन बनाने का नारा दिया जा रहा है, तो आज की स्थिति में वह सीधी लड़ाई केसीआर की पार्टी और कांग्रेस के बीच में है। भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के जो सहयोगी दल है, जिसको मोहम्मद ओवैसी का जो दल माना जाता है, छोटा सा दल है, कुल 9 सीटों पर चुनाव लड़ रहा है 120 में से, तो इसके सहारे भारतीय जनता पार्टी जो छोटा मोटा खेल करना चाहती है वो कामयाब हो जाए तो मैं कह नहीं सकता, ऊपर वाला जाने। लेकिन जनता का मूड तो यही कह रहा है कि तब्दीलियां इन 5 राज्यों में होनी चाहिए सत्ता। जी बिल्कुल। तो जनता के का मूड ये कह रहा है 5 राज्य में तब्दीली की तरफ बढ़ रहा है। और जाहिर सी बात, छत्तीसगढ़ में तो सरकार कांग्रेस की है। 2018 मध्य प्रदेश में भी उसने सरकार बनाई थी, राजस्थान में उसकी सरकार थी। और ये लग रहा है कि अगर फेवरेबल कंडीशंस अगर फेवर में जाती हैं कांग्रेस के, तो राजस्थान में वो सरकार बना सकती है। और राकेश जी, इसको एक तरह से आप अशोक गहलोत की जीत की तरह नहीं देखेंगे कि अभी भी कांग्रेस कह रही थी कि 160, माफ कीजिएगा, भारतीय जनता पार्टी कह रही थी 160, वो अभी वो 120 और 30 की बात कर रही है। और टक्कर अगर बताई जाए तमाम जगहों पर, खुल के कुछ कहा ना जाए, तो ये तो अगर कहीं ना कहीं ये नहीं बताता कि अशोक गहलोत की एक तरह से जीत ही है ये। क्योंकि इतनी टक्कर अशोक गहलोत ने अकेले दी, पूरा का पूरा जो अमला है वो वहां पर लगा हुआ था, हर तरह की सियासत की गई, बावजूद भी 120 और 30 कर रही है बीजेपी।
देखिए सर जी, अशोक गहलोत की जीत तो उस दिन से ही शुरू हो गई थी जिस दिन से राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी का ऑपरेशन लोटस फेल हुआ और वो राजस्थान की सरकार को मध्य प्रदेश की तरह अपहृत नहीं कर पाई। सचिन पायलट उसे मिले नहीं। राजस्थान में विभीषण ढूंढते ढूंढते भारतीय जनता पार्टी के पांव दुख गए। यही हाल छत्तीसगढ़ में भी हुआ। तो गहलोत तो पहले ही जीत चुके थे। अब जो जीत होगी वो गहलोत के साथ साथ कांग्रेस पार्टी ने जो जनोन्मुखी नीतियां अपनाई हैं, दूसरे मुद्दों पर राजनीति करना दिया है, उन्नीकरण की राजनीति छोड़ दी है, उसमें सीधे सीधे जनता से जुड़े मुद्दों की है। उसका संकल्प पत्र देख लीजिए, उसका घोषणा पत्र जिसको कहते हैं वो देख लीजिए। उसमें सीधी बात ये की गई है कि हम आपको ये फायदा पहुंचाने वाले हैं, ये गारंटियां देने वाले हैं। और वो गारंटियां भी ऐसी नहीं कि राजनीतिक में, तो संवैधानिक गारंटियां हैं जो हमारे यहाँ शिक्षा का अधिकार है, स्वास्थ्य का अधिकार है, घर का अधिकार है। ये बहुत पहले कांग्रेस अब दे चुकी थी केंद्र में, लेकिन राज्यों पर इसका अमल नहीं हुआ था। और राजस्थान पहला राज्य है जहां इस तरह की योजनाओं पर गंभीरता से अमल हुआ, उसके सुफल सामने आया। और उस सुफल में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भी उसका लाभान्वित होने वाले लोगों में से हितग्राही है। तो आप देखेंगे कि तमाम सारी परिस्थितियों के बावजूद अब देश में विकास और जनता से जुड़े बुरी राजनीति, मंदिर मस्जिद की राजनीति, जाति धर्म की राजनीति धीरे धीरे लोग अब छोड़ने लगे। क्या आपको लगा कि ये पूरे चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का जो प्रचार था वो बिखरा हुआ आपको नजर आया? मुद्दा विहीन तो था ही, लेकिन क्या आपको लगा कि जो मुद्दे उन्होंने शुरू में उठाए, वाटर टेस्ट किया, लगा नहीं चल रहा, फिर उसके बाद उन्होंने कुछ और मुद्दे उठाए, फिर उसके बाद फिर बदला, फिर उसके बाद कुछ और उन्होंने मुद्दे उठाए, और ये लगातार हमने तमाम राज्यों में हमने देखा। शुरू में कोशिश की प्रधानमंत्री ने महिला आरक्षण G20 चंद्रयान की, लेकिन वो वहां पर उन्हें बहुत अच्छा रिस्पांस नहीं मिला, इसीलिए हमने देखा कि उसके बाद फिर इसकी बात नहीं की गई। कम्युनल कार्ड तो लास्ट तक राजस्थान में खेला ही गया, लेकिन उसके बाद राकेश पायलट और सचिन पायलट की उन्होंने तो अभी जो पूरी बॉडी लैंग्वेज है भारतीय जनता पार्टी की और जिस तरह से पूरा इलेक्शन लड़ा है उन्होंने, क्या आपको नहीं लगता बिखराव था, कंफ्यूजन था और एक तरह का कहीं ना कहीं डर और भय था कि अगर ये हारे तो 2024 में कैसे इलेक्शन कैंपेन करेंगे, क्योंकि ये तो सारे चुनाव हम मोदी जी के चेहरे पर लड़े जा रहे हैं, उनकी गारंटियों पर लड़े जा रहे हैं। कि भारतीय जनता पार्टी देश की ऐसी अकेली पार्टी है कि जो सारी राजनीति बहुत योजना बनाकर करती है, उसमें बिखराव का कोई भाव होता नहीं है। और इस चुनाव में एक एक करके अपने मुद्दे सामने लाए, उन पर कोशिश की, उनको आजमाया, और जब एक मुद्दा नहीं चला तो उसको हटा के परे कर दिया, दूसरा मुद्दा ले लिया, दूसरा मुद्दा नहीं चला तो तीसरा ले लिया। जैसे मैंने जिक्र किया नारी शक्ति वंदना के कानून का, वो सबसे बड़ा मुद्दा था। अब आप देखेंगे इस पूरे चुनाव में न धारा 370 की बात हुई, न 3 तलाक की बात हुई, और न राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा जो 22 तारीख को होनी है उसकी भी बहुत ज्यादा बात की गई। बात हुई राजेश पायलट के बेटे को कांग्रेस ने दिया, हुई कि एक कत्ल हो गया, वैसा कत्ल भी उत्तर प्रदेश में कल ही हो गया एक बस कंडक्टर का, उसी तरह से सरकलम कर दिया जैसे कि राजस्थान में एक दर्जी का किया गया था। तो भारतीय जनता के पास जो रोज नए मुद्दे बनते हैं, लेकिन उनका जो पुराना है उसको उन्होंने छोड़ा नहीं। उन्होंने सांप्रदायिकता नहीं छोड़ी है, उन्होंने धर्म का को मजबूत बनाने का जो उनका सपना है वो नहीं छोड़ा है। वो आज भी उत्तर प्रदेश में आप देखिए दिए जला रही है, दिए जलाने का कीर्तिमान वो बनाती है। वो जनता को मजबूत करने का कीर्तिमान बनाने की स्थिति में नहीं है, और उसकी सारी शक्ति धर्म और जाति की राजनीति तक ही सीमित है। उसके चेहरे बदलते रहते हैं, उसका रंग बदलता रहता है। जैसे माननीय मोदी जी को आप देखेंगे कि राजस्थान में गए तो उन्होंने हर क्षेत्र की पगड़ी अलग अलग ढंग से पहनी। आज वो तेलंगाना में है तो वहां पर वो वहां की पारंपरिक पोशाक में है। तो ये लोग शोमैन है, और शोमैन को आप जानते हैं कि भीड़ देखने तो जाती है, लेकिन वो आनंद लेने के बाद फैसला वही करती है जो उसके मन में होता है। जी, लेकिन अभी क्योंकि राम मंदिर आपने कही और बार बार राम मंदिर की बात बीजेपी की तरफ से की जा रही है,
और कटाक्ष किया जाता है कांग्रेस पर कि भाई आप तारीख पूछते थे, हम तारीख और समय दोनों आपको बता रहे हैं। 22 जनवरी को पूरा इवेंट होगा, सब कुछ होगा, जाहिर सी बात है पूरा मीडिया जो है वो किस तरह से इसको कवरेज करेगा वो बताने की यहाँ पे नहीं है। लेकिन क्या है उसका फायदा 2024 में होगा भारतीय जनता पार्टी को। और दूसरा मेरा सवाल आपका इसी से जुड़ा हुआ यह है कि शिवराज सिंह चौहान को साइडलाइन किया गया, वसुंधरा राजे साइडलाइन किया गया, रमन सिंह को साइडलाइन किया गया, यानी कि मोदी जी धीरे धीरे करके जो उनके कॉम्पिटिशन्स हैं जो हो सकते हैं आगे बड़े चेहरे और उनको साइडलाइन करते जा रहे हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ के साथ वो ये नहीं कर पा रहे हैं। क्या आपको लग रहा है आरएसएस की पूरी बैकिंग योगी आदित्यनाथ के साथ है, और क्या आपको वो एक नरेंद्र मोदी का कंपटीशन लेते हैं? और इस पूरे इवेंट को में ये भी देखा जाएगा कि उनकी कितनी इस राम मंदिर में का जब इनॉग्रेशन होता है कितनी अहमियत दी जाती है, और उससे कहीं ना कहीं तय होगा कि आगे भारतीय जनता पार्टी क्या सोच रही है, आरएसएस क्या सोच रही है। ये आपका प्रश्न जो है वो यक्ष प्रश्न है। इसके पहले कि 22 जनवरी को रामलला वहां विराजेंगे, राम मंदिर का लोकार्पण होगा, उससे पहले आप देखेंगे कि 3 दिसंबर को इन 5 राज्यों के नतीजे आएंगे और 5 दिसंबर को इस देश की संसद एक बार फिर बैठेगी। तो सबसे 22 जनवरी से पहले और ये चुनाव नतीजे आने के फौरन बाद संसद का जो विशेष सत्र होगा उसमें आप देखेंगे कि एक नया शिगुफा फिर से भारतीय जनता पार्टी लेकर आएगी जो 2024 के उसके चुनावी एजेंडे को इंगित करेगा। तो हमें बजाय 2022 जनवरी की ओर देखने के 5 दिसंबर को संसद की ओर देखना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 है, जहां तक योगी आदित्यनाथ का सवाल है, तो योगी आदित्यनाथ माननीय प्रधानमंत्री के लिए कोई मुसीबत नहीं है, कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है। वहां तो जो तय होता है वो नागपुर से तय होता है। नागपुर आज तय कर ले कि मोदी जी को विड्रॉ करना है तो वो आज भी विड्रॉ कर सकता है, लेकिन अभी नागपुर ने ये तय शायद नहीं किया है, क्योंकि उसे लग रहा है कि मोदी जी में जो तारत्व है, जो घनत्व है, जो आक्रामकता है, वो शायद अभी हमारे योगी आदित्यनाथ में नहीं है। उनका चेहरा उतना लोकप्रिय शायद पूरे हिंदी पट्टी में, आप देश तो छोड़ दीजिए, हिंदी पट्टी में भी न हो, क्योंकि मोदी जी की उम्र, मोदी जी का अनुभव अभी उनके काम आ रहा है और साथ में उनका नसीब भी उनके काम आ रहा है। तो ये प्रतिस्पर्धा का कोई संकट मोदी के सामने नहीं है। ये सब जो तय होता है वो नागपुर से तय होता है और आने वाले दिनों में भी नागपुर में ही तय होगा। लेकिन इसके पहले हमें 5 दिसंबर को संसद के विशेष सत्र पर नजर रखनी चाहिए कि वहां कौन सा नया विस्फोट होने वाला है जो कि 2024 के विधानसभा लोकसभा चुनाव को इंगित करेगा। जी मैं कहीं पर पढ़ रही थी और किसी विश्लेषक जो उनको सुन रही थी, उन्होंने कहा कि ऐसा भी हो सकता है कि राजस्थान में जैसे अशोक गहलोत की जो योजनाएं रही, उनमें से कुछ योजनाएं ऐसी हैं जिनके बारे में वो कहे ना, लेकिन नरेंद्र मोदी को ये कहना पड़ा कि भाई अगर आपको डर लगता है कि हम आएंगे और ये योजनाएं बंद हो जाएंगी, तो ऐसा नहीं है, वो योजनाएं चालू रहेंगी। तो ये कहना पड़ता है प्रधानमंत्री को और उन्हें जादूगर भी मानना पड़ता है कि हो सकता है कि उनमें से कुछ योजनाओं को नया गिलाफ पिनाकर, नया पेपर चढ़ाकर हो सकता है कि उन 2024 से पहले कुछ लेकर आया जाए, क्योंकि कुछ स्कीम्स ऐसी हैं जो नजीर हैं। चाहे वो चिरंजीवी की बात करें, ओपीएस को लेकर तो बात करने लगे हैं अमित शाह, जिसको लेकर पहले बात भी नहीं की जाती थी। तो आपको लगता है कि इसी तरह का कुछ इसके इर्द गिर्द कुछ हो सकता है, क्योंकि महिला वंदन शक्ति जो है वो तो उनका काम किया नहीं, महिला आरक्षण बिल, फिर 1 नेशन 1 इलेक्शन भी शायद उस तरह से कामगर साबित नहीं हुआ, तो उसको लेकर भी आगे बात नहीं की गई। तो आपको लगता है कुछ ऐसी वेलफेयर को लेकर कुछ ना कुछ किया जा सकता है, क्योंकि उनको लग रहा है इन 5 राज्यों में ये बहुत बड़े पैमाने पर काम कर रहा है। देखिए, हमारा जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है केवल सांस्कृतिक संगठन नहीं है, वो आधा अर्धनारीश्वर है, आधा वो राजनीतिक है, आधा सांस्कृतिक है। तो मुझे लगता है कि संसद के विशेष सत्र जो 5 दिसंबर का सत्र है, इसमें कुछ ना कुछ ऐसा जरूर आएगा जो चौंकाने वाला हो सकता है कि अभी बैंकॉक में विश्व हिंदू कांग्रेस हुई है, उसमें उन्होंने कोई योजना बनाई हो सकता है जैसा आप कह रहे हैं कि समाज कल्याण की बहुत सी कोई नई नीति, विस्फोटक नीति लाने वाले हों वो, जो पूरे आम जनता को पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक प्रभावित कर जाए।
क्योंकि अभी जो योजनाएं बन रही हैं बहुत सांकेतिक और पक्षपातपूर्ण योजनाएं हैं। जिन राज्यों में चुनाव होते हैं वहां की जनता के वेलफेयर की योजनाएं बनती हैं, बाकी जहां चुनाव नहीं होते वहां नहीं होता। आप यहाँ 500 का सिलेंडर पाएंगे और जहां चुनाव नहीं है वहां 1200 का पाएंगे। तो ये सारे, मैं कह रहा हूँ कि इसमें नए नए प्रयोग करने में माहिर है आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी, और वो जरूर करेगी क्योंकि उसे पता है कि 3 दिसंबर को क्या नतीजे आने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास और खुद आरएसएस के पास इतना बड़ा तंत्र है कि जो जनता, ये इस चुनाव में जनता की नब्ज क्या थी उसको पहचान गया, उसके परिणाम क्या आएंगे उसको पहचान गया, और उसी के काज के लिए ठीक 2 दिन बाद चुनाव आने के नतीजे आने के ठीक 2 दिन बाद संसद का विशेष सत्र बुलाया जाना इस बात का को प्रमाणित करता है कि भारतीय जनता पार्टी कोई नया धमाका कर, जो इस पराजय की अगर पराजय का जो धुआं पूरे देश में उठेगा उसको छांटने की कोशिश उसके जरिए की जाए। जी बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है। जो एक उनके बरक्स, अगर जो उनकी उम्मीद है उसके बरक्स जो फैसले आएंगे, उन्हें अब तक पता चल गया होगा कि फैसले क्या आने वाले हैं। ये कोई उनके लिए कोई ढकी छुपी बात नहीं हो। 3 दिसंबर का बहुत इंतजार कोई नहीं कर रहे, उनको अब पता चल गया है। और कहीं मैं पढ़ भी रही थी कि आरएसएस के को ये अच्छे से वाकिफ है, आरएसएस के इन 5 राज्यों में उसको क्या होने जा रहा है, और उसको लग रहा है कि उसकी हार जो है वो नजदीक है। तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि कैसे ये परसेप्शन पूरा जो बनेगा, जो कांग्रेस के फेवर में बनेगा, उसको किस तरह से कम किया जाए, इसको लेकर पूरा काम किया जाएगा। आखिरी सवाल मेरा आपसे कि इंडिया गठबंधन बना, इंडिया गठबंधन के साथ 28 दल जुड़े, जाहिर सी बात है 5 राज्यों में चुनाव हुए तो तमाम जो उनके कार्यक्रम थे वो डिले हो गए, या उनमें वो धार या तेजी नजर नहीं आ रही है। बार बार ये कहा जा रहा है कि नतीजों के बाद इनमें तेजी आएगी। आप कैसे देखते हैं कि अगर कांग्रेस पार्टी 4 राज्यों में, 3 से 4 राज्यों में सरकार बनाने में कामयाब रहती है वो, तो फिर इंडिया गठबंधन में कांग्रेस की स्थिति क्या होगी, और कैसे देखते हैं आप इंडिया गठबंधन को 2024 के लिए? क्या आपको लगता है इतना दम है कि आरएसएस, भारतीय जनता पार्टी जैसे जो मजबूत पार्टी है और संगठन है उसके खिलाफ वो लड़ सके और वो सवाल दे सके जो लगातार लोग पूछते हैं और लगातार कहते हैं कि इफ नॉट नरेंद्र मोदी देन हु? अभी मैं कहीं गई थी, सवाल थोड़ा लंबा रहा, मैं कहीं गई थी तो एक साहब मुझे मिले कि वो प्रोग्राम देखते हैं, उन्होंने कहा कि देखिए हरा तो नहीं पाएंगे मोदी को। तो ये जो जहन में बिठा दिया गया है लोगों के, क्या आपको लग रहा है ये धारणा चेंज होगी 3 दिसंबर के बाद और 2024 के लिए एक नई पटकथा लिखी जाएगी? जी देखिए, हिंदुस्तान की राजनीति का अगर आप अध्ययन करें तो इस देश में अजय कोई नहीं रहा है, सब हारे हुए हैं। हार का स्वाद जितने भी राजनेता सक्रिय राजनीति में है उसमें से अधिकांश ने हार का स्वाद चखा है। तो हार और जीत का प्रश्न नहीं है, प्रश्न यह है देश के भविष्य का, कि आने वाले लोकसभा चुनाव में कौन सा ऐसा रास्ता होगा जो कि देश के भविष्य को तय करे। अब जहां तक सवाल है इंडिया गठबंधन का, तो एक कटु सत्य है कि कांग्रेस हारे या जीते, एक भी राज्य में सरकार न बने, मैं तो कहता हूं, तो भी कांग्रेस के बिना ये देश भारतीय जनता पार्टी से या जो भी सत्तारूढ़ दल रहेगा या आ रहा है उसके खिलाफ संगठित होकर लड़ नहीं सकता। क्योंकि कांग्रेस आज भी इतनी विफलताओं, इतने आरोपों के बावजूद भी कांग्रेस आज पूरे देश के उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक जानी जाती है, पहचानी जाती है। उसकी अपनी विचारधारा के लोग हैं, नेता है उसके पास। संगठन जरूर बिखर गया है, लेकिन आज भी आप देखेंगे कि लोगों को अगर कहीं किसी के पीछे खड़े होना है तो वो सिर्फ कांग्रेस है, और कांग्रेस का कोई विकल्प विपक्ष के पास नहीं है। इसलिए मुझे लगता है कि ये जो 5 राज्यों के चुनाव के नतीजे आएंगे, ये कांग्रेस को एक नई ताकत देंगे, और इससे उसकी जो लड़ाई जो बीच में अभी ठिठक गई है चुनावों की वजह से, वो फिर से रिवाइव होगी, फिर से धारदार होगी, और राहुल गांधी फिर से इस देश को, जो बाकी हिस्सा बचा है उसको शायद फिर से पैदल ड्राप करके जनता को ये समझाने की कोशिश करेंगे कि ये देश ही के रास्ते पर चलने वाला देश है, दूसरी विचारधाराओं का देश नहीं है जिसमें ये धर्म सबसे ऊपर है। अब
जी, बिल्कुल। बहुत सही आपने बात कही और यही तय होना है दरअसल और बहुत कुछ तय होना है इन 5 राज्यों के चुनाव के नतीजे के बाद 2024 के इलेक्शन से पहले। बहुत शुक्रिया राकेश कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए और अपना कीमती वक़्त देने के लिए। शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का भी हमारे कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। तो 3 दिसंबर बहुत कुछ तय करेगा, 2000 क्या होने जा रहा है ये भी तय होने जा रहा है और जाहिर सी बात है कि 5 राज्यों में जो नतीजे हैं वो कहीं ना कांग्रेस के लिए उत्साहवर्धक हो सकते हैं और उसको उत्साह को या जनता में उसकी पॉजिटिव इमेज किस तरह से बने उसको कैसे कम किया जाए इसके लिए तैयारियां अभी से ही भारतीय जनता पार्टी ने शुरू कर दी हैं। बहुत शुक्रिया कार्यक्रम देखने के लिए। आप लगातार डीबी लाइव की तमाम वीडियोस को देखते रहिए, सराहते रहिए और ज्यादा से कार्यक्रम को शेयर